आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आई होप कि आपको बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा होगा और मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है EMT 1 का, और आज हमने गाजेज़ लॉ जो है उसको स्टडी करना है। प्रीवियसली जो है मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो है फार्मूला कैलकुलेट किया था, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी ए, जिसमें डी ए जो है दैट इज़ द एरिया एलिमेंट और E जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डॉट प्रोडक्ट जो E और डी ए के इनटू द सरफेस इंटीग्रल दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाजेज़ लॉ का जो रिलेशनशिप है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ है। तो गाजेज़ लॉ जो एक बड़ा यूज़फुल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। सिमेट्रिकल यानी कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस के जिनमें सिमेट्री हो। आपने प्रीवियसली कूलम्स लॉ लगा कर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट किया है, लेकिन कूलम्स लॉ के अंदर ये शर्त नहीं होती कि डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो सिमेट्रिकल हों। इवन के वैसे गाजेज़ लॉ के अंदर भी ये इस तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ही होनी चाहिए। लेकिन कूलम्स लॉ के केस में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन गाजेज़ लॉ के केस के अंदर जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, और कैलकुलेशंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की स्पेस के अंदर किसी पॉइंट P के ऊपर वो टफ हो जाती हैं, वो बड़ी रिगोरस किस्म की कैलकुलेशन हो जाती हैं। लिहाजा गाजेज़ लॉ जो है ये एक बड़ा यूज़फुल टूल है। इट इज़ ए वेरी यूज़फुल टूल टू कैलकुलेट। हाँ भाई, किसी की आवाज़ आ रही है? आपको साफ नहीं आ रहा नज़र? क्यों भाई? अच्छा, तो इट इज़ वेरी यूजफुल टूल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड into space at any point for the symmetrical distributions। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से स्पेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल। तो ये एक बड़ा यूज़फुल टूल है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पे स्फीयर है, सिलेंडर है, लाइन है, ठीक है। स्फीयर, सिलेंडर, लाइन, स्क्वायर आर ऑल सिमेट्रिकल। ये सारी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये सब इनके अंदर सिमेट्री है। देखिए ना, स्फीयर भी हर तरफ से एक जैसा होता है, स्क्वायर भी हर तरफ से एक जैसा होता है, लाइन भी हर तरफ से एक जैसी होती है। तो ये सारी क्या है? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं।
तो सपोज करें कि हमारे पास कलेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टैब्लिश करते हैं किसी रीजन ऑफ स्पेस में। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्पेस या इमेजिनरी सरफेस। मिसाल के तौर पर जिस जगह पर चार्ज, सपोज करें कि एक चार्ज किसी जगह पर पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज की सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर चार्ज किसी जगह पर पड़ा हुआ है तो उस चार्ज की सराउंडिंग में सपोज दैट के ये एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी सराउंडिंग में एक फील्ड होगी, यानी कि लाइंस बाहर निकलेंगी। तो हम क्या करेंगे, जिस जगह पर फील्ड है वहां पर हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करेंगे। ये इमेजिनरी सरफेस जो है इसको क्या कहते हैं, गाजियन सरफेस। और ये गाजियन इमेजिनरी सरफेस क्या कर रही है, इस प्लस क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रही है। तो जहां पर चार्ज है और उसके ऊपर एक आपने इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर दी है, तो इसका मतलब है कि चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज है। तो अब क्या होगा, इस चार्ज का फ्लक्स इस इमेजिनरी सरफेस में से पास करेगा। तो हम ये जो इमेजिनरी सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं स्पेस में, दिस इमेजिनरी सरफेस constructed in space is known as Gaussian surface। तो ये जो सरफेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्पेस के अंदर, इस सरफेस को हम गाजियन सरफेस का नाम देते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, यानी कि जिस जगह स्पेस में चार्ज मौजूद है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए उस चार्ज की सराउंडिंग के अंदर एक गाजियन सरफेस, एक इमेजिनरी गाजियन सरफेस ड्रा कर देते हैं। अब आप देखें कि ये जो गाजियन सरफेस है इमेजिनरी, ये चार्ज को इनक्लोज कर रही है, तो इसके अंदर से चार्ज की ये लाइंस पास करेंगी। मतलब है कि इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। तो अगर हम गाजेस लॉ को डिफाइन करें या इसकी स्टेटमेंट देखें, तो द टोटल फ्लक्स फाई ई, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस में से, यानी कि टोटल फ्लक्स फाई ई, ये क्लोज सरफेस है, इसमें से ये टोटल फ्लक्स फाई ई पास कर रहा है। तो ये कितना है, ये 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड by that surface। Enclosed by that surface, इट मीन्स के जो टोटल फ्लक्स है, यानी कि एक चार्ज क्यू एक सरफेस के अंदर मौजूद है, तो टोटल फ्लक्स फाई थ्रू जो है किसी क्लोज सरफेस में है से जो है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका मतलब है कि जितना चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा, जितने चार्जेस किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज होंगे, उतनी ज्यादा उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास करेगी। दिस इज नोन एज गाजेस लॉ। इसको जो है हम गाजेस लॉ का नाम देते हैं। देखिए ये एक इमेजिनरी सरफेस है,
इसके अंदर चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 पड़े हुए हैं। तो इन सब चार्जेस, ये सारे चार्जेस इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हैं। तो इन सब चार्जेस की वजह से इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, यानी कि फाई ई क्या होगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स इसके अंदर से पास करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। अब यहां पर फाई ई जो है वो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर है। तो मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर दूं तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉसेस लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो गॉसेस लॉ की आ गई। अब हमने ये जो है ये क्या है, ये गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये हमारे पास गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। नो वी वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। हम जो है इस इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। हमने डिफरेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें कि ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। अब एक आपने पढ़ी हुई है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, और यहां से क्यू इंटीग्रल ले लें तो क्यू हमारे पास आ जाएगा रो डी वी। दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये क्यू की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन 1 में, ई डॉट डी ए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। दिस विल बिकम अब आप देखें कि एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है और एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो आप क्या करें कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें बाय अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम। अब डाइवर्जेंस थ्योरम का काम क्या है कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू वी डेल डॉट ई डी वी। हमने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदले। अब ये वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वी रो डी वी। अब आप देखें कि दोनों तरफ जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको उठा के इस तरफ ले आए
तो v डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल -1/ε0 v रो डी वी इज इक्वल टू 0। नौ इसके अंदर से v इंटीग्रल डी वी कॉमन निकल आएगा, तो v डी वी ये कॉमन निकल आया और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो v डी वी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 और डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजेस लॉ। तो ये आपके पास जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई गाजेस लॉ के। तो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गाजेस लॉ, कैलकुलेट इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो वो पूछ सकता है आपसे कि गाजेस लॉ क्या होता है, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करें। तो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म ये है, ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गाजेस लॉ। ठीक है, एक डिफरेंशियल फॉर्म है और एक जो है दैट इज ए इंटीग्रल फॉर्म। नो ये तो हो गया गाजेस लॉ। और गाजेस लॉ बेसिकली क्या है, आपको मैंने बताया गाजेस लॉ जो है ये एक बड़ा यूजफुल टूल है जिसकी मदद से हम सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्पेस के अंदर किसी चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो देखनी है। तो एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ में हम सबसे पहले नंबर पर जो देखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो है उसको स्टडी करेंगे। Applications of Gauss's law। एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ के अंदर पहली हमारी एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज आपने पहले कूलम्स लॉ की मदद से भी कैलकुलेट की है। प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेट की हुई है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, लेकिन यहां पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गाजेस लॉ। तो आप सपोज करें कि एक इनफिनाइट लाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रे किया हुआ है और इस लाइन की चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है एक लाइन के ऊपर, तो इसका फील्ड जो है इट्स फील्ड विल बी रेडियल, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन में होगी। तो हम किसी पॉइंट P के ऊपर अगर चाहते हैं कैलकुलेट करना, ठीक है, यानी कि अगर ये एक लाइन चार्ज है जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें यहां पर एक गाजियन
गाजियन सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारे पास फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। यहाँ पे आप ले लें एरिया एलिमेंट डी ए और इसकी लेंथ ये एल, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है लेंथ एल की हमारे पास। हमने इस लाइन चार्ज के ऊपर एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रा कर दिया जिसकी लेंथ एल है और रेडियस जिसका आर है। वी कंसिडर ए सिलेंड्रिकल, अब यहां पर हमने गाजियन सरफेस सिलेंड्रिकल अज्यूम किया है क्योंकि सिलेंडर जो है ये एक सिमेट्रिक शेप है। तो हमने लाइन के लिए कैलकुलेट करने के लिए गाजियन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल अज्यूम कर लिया क्योंकि ये रेडियस है, ये सिमेट्रिकल है। वी कंसिडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस गाजियन of length L and radius R, जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है। तो we have calculated we have supposed a Gaussian surface और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से along the radius, आप देख सकते हैं रेडियस की डायरेक्शन में, फिगर में क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है। देखें ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेडियस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है। तो हम ये देख सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस सरफेस को नॉर्मली लीव कर रही हैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और कुछ कंट्रीब्यूटरी कर रही एज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पैरेलल लाइंस जो है ये जा रही हैं और ये एरिया एलिमेंट के पैरेलल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ई और डी ए के दरमियान में जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री बिटवीन ई एंड ए। तो अब अगर आप इसके ऊपर गाजेस लॉ को अप्लाई किया जाए तो ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में एंगल ई डी ए कॉज ऑफ थीटा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और थीटा चूंकि 0 डिग्री है लिहाजा ई डी ए कॉज 0 डिग्री क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 ई डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो फील्ड इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इस सरफेस इंटीग्रल से एज E इज यूनिफॉर्म, क्योंकि E यूनिफॉर्म है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो दिस विल बी दी इक्वेशन। अब चूंकि हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो चूंकि लाइन चार्ज डेंसिटी है तो हमें पता है कि लैम्डा, लाइन के ऊपर चार्ज है वो आपने स्प्रे किया हुआ है, तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। तो क्यू हमारे पास लैम्डा एल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि डी क्यू हमारे पास लैम्डा डी एल हो जाएगा। तो ये क्यू की वैल्यू अगर यहां पर रख दें लैम्डा एल, तो ई डी ए लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और एरिया ऑफ द सिलेंडर डी ए
ये एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है ये 2 पाई आर एल के बराबर होता है, यानी कि E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल एल से कट गया तो E जो है ये आपके पास लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आ जाएगा। और ये इसी को आप लिख सकते हैं E वेक्टर में लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द required electric field due to a line charge distribution। तो ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और आर यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्टेड है अलोंग द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर is directed along the radius of the cylinder। ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर के लॉन्ग डायरेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 ओवर आर से वेरी कर रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर से वेरी कर रहा है। आप जितना रेडियस बड़ा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, जितना रेडियस सिलेंडर का कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये होगी पहली एप्लीकेशन। नाउ अब दूसरी एप्लीकेशन, ये तो 1D का केस था। अब दूसरी एप्लीकेशन हमने देखनी है जिसके अंदर हम 2D का केस जो है वो देखेंगे। 2 डायमेंशनल केस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दूसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट due to plane infinite sheet of charge। हमारे पास एक इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, एक सरफेस है, इनफाइनाइटली शीट है, और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज करें कि ये एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रे किया हुआ है। तो अब हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है जिसका फेस एरिया ए है उसको कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी 3 सरफेसेस हैं, ये S1, ये S2 और ये वाली S3। 3 सरफेसेस हैं। यहां पर ये एरिया DA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी ये एरिया DA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस जगह पर इस सरफेस के एरिया ये DA होगा
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो हमारे पास जो हैं वो 3 सरफेसेज हैं, S1, S2 और S3। S1, S2 और S3। तो हमने इन तीनों सरफेसेज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर से पास कर रही है। क्योंकि हमने यहां पर क्या अज्यूम किया है, हमने एक सरफेस ली है जो 2D के अंदर है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। हमने अज्यूम किया एक सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस, और इस सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस के हमें 3 फेस कंसिडर किए। ठीक है, वो फेस कौन कौन से थे? S1, S2 और S3। अब हमने देखना कि इनमें से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रही है। तो अप्लाई करें आप गाजेस लॉ। तो गाजेस लॉ Q/ε0। लेकिन ये गाजेस लॉ आपको इन 3 सरफेसेस के लिए ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, देखें S1 E डॉट dA प्लस S2 E डॉट dA, उसके बाद प्लस S3 E डॉट dA is equal to Q/ε0। This is the value. Now अब इनके दरमियान आप एंगल्स देखें, इसको ओपन करें तो E डॉट EDA cos ऑफ थीटा 1 S1 के लिए प्लस S2 EDA cos थीटा 2 प्लस S3 EDA cos थीटा 3, दैट इज इक्वल Q/ε0। अब यहां पर थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यूज क्या हैं? थीटा 1 और थीटा 2 तो 0 डिग्री के बराबर है, पैरेलल है। यहां पर देख लें, फील्ड पैरेलल है एरिया के। थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, बट थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज यहां पर पुट करें आप, S1 EDA cos थीटा 1 cos 0 डिग्री 1 के बराबर प्लस S2 EDA मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस S3 ED cos 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज इक्वल टू Q/ε0। तो अब चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा S1 EDA प्लस S2 EDA Q/ε0। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, ये जमा हो जाएंगे। तो इसको जमा करने से पहले देखें, E इज यूनिफॉर्म, E जो है वो यूनिफॉर्म है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से S1 dA प्लस E, दैट इज इक्वल टू Q/ε0। और ये हो जाएगा EA प्लस EA Q/ε0, तो 2EA Q/ε0।
ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अब Q जो है यहां पर देखें, सिग्मा Q ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो Q जो है वो सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा। तो आप देखें कि ये वैल्यू यहां पर पुट करें इस इक्वेशन में, तो 2EA सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से काट गया तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये वाली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है पहले, ये कूलम्स लॉ की वजह से भी आपने ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट की हुई है। तो मैं इसको जो है वो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट n यूनिट वेक्टर। यहां पर n जो है वो वेक्टर है जो डायरेक्टेड है आउटवर्ड अलोंग द नॉर्मल टू द शीट, ठीक है। n it is a unit vector directed outward along the infinite sheet, ठीक है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन है इनफाइनाइट शीट से, नॉर्मल वेक्टर है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से फ्रॉम द शीट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यहां पर कहीं पे शीट से डिस्टेंस का जिक्र तो नहीं आ रहा, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो यानी कि जहां पर फील्ड यूनिफॉर्म होगा ज्यादा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म कहां ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है, तो नियर द शीट फील्ड जो है वो ज्यादा यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, नियर द शीट। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट from the distance from sheet. So electric field is uniform near the sheet. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शीट के करीब जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो सरफेस की वजह से आपने एक्सप्रेशन निकाला है इसके अंदर हमें कहीं पर भी डिस्टेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा फील्ड जो है आपकी वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, उतनी ज़्यादा फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस जो है ये इंडिपेंडेंट है सरफेस के डिस्टेंस से। तो आज हमने जो है वो ये दो एप्लीकेशन इसकी स्टडी करके देख ली हैं, आगे फर्दर भी कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं और उनको फिर हम कल जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं लेक्चर को फिर
एंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुई, अभी आज हमने जो है वो गाजेस लॉ स्टडी किया और गाजेस लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं वो देखी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका।